स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फाइनेंस टिप के ऊपर। और आज मैं जो चर्चा लेकर आया हूं वो काफ़ी हद तक लगभग हर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने वाले पर्सन को इफ़ेक्ट करने वाला है। वो क्या है चलिए जानते हैं। आपने अभी तक जो सुना होगा कि रिवर्स चार्ज की एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंतर्गत ही जिन जिन चीज़ों को नोटिफाई किया गया है, जैसे कि बहुत पॉपुलर सर्विस है जीटीए और दूसरा जो है एडवोकेट्स की सर्विसेज पर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता था। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब है कि कुछ सर्विसेज जो नोटिफाई की गई हैं जीएसटी काउंसिल के द्वारा, उन सर्विसेज के ऊपर जो पर्सन वो सर्विस रिसीव कर रहा होगा तो वो पर्सन फिर उस टैक्स को पे करेगा। जनरली क्या होता है, जो एंड कंज्यूमर होता है सर्विसेज का, वो जीएसटी पे कर रहा होता है, उससे कलेक्ट करता है सेलर और सेलर पे करता है फिर गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक एडवोकेट एक कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता है, अपनी लीगल काउंसिल प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर तो एडवोकेट है और सर्विस रिसीवर यानी कि एंड कंज्यूमर जो है वो कंपनी है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर एडवोकेट के ऊपर लायबिलिटी नहीं आती है जीएसटी एक्ट के अंदर, बल्कि कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आती है कि उनको टैक्स पे करवाना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जैसे ही वो टैक्स पे करेंगे तो वो एज ए इनपुट उनके लेजर में खड़ा हो जाएगा और ये बाद में वो अपनी दूसरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर इसका मतलब ही है, रिवर्स यानी उल्टा मैकेनिज्म है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो टैक्स यहाँ पर नहीं पे करेगा, जो सर्विस रिसीवर है वो सर्विस प्रोवाइडर के बिहाफ पर आपको टैक्स पे करेगा। आपको मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, जीएसटी टैक्स पे करेगा। ठीक है जी। तो अब जो रेंट के ऊपर जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया है वो क्या कहता है चलिए जानते हैं। यहाँ पर दो चीज़ों का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है लेकिन उसको कमर्शियल यूज़ में दिया गया है, तो उस केस में भी जो यूज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर्टी का मेन यूज़ क्या है। अगर चलिए एग्जाम्पल वाइज समझते हैं कि अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ओनर ने वो किसी टेनेंट को दी और वो वहाँ पर रहता है अपनी फैमिली के साथ में, वो जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर क्या उस टेनेंट को पैसा पे करना पड़ेगा जीएसटी की फॉर्मेट में? रिवर्स चार्ज में क्या इस टेनेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए जी, अब दूसरा सिनारियो देखते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है उसकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है, ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट है, लेकिन वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है पूरी की पूरी। अब वो बेसमेंट उसने किसी स्टोरेज वाले को दे दिया। अब वो वहाँ पर अपना जो है कमर्शियल यूज़ वहाँ पर उस चीज़ का कर रहा है। जो मकान मालिक है उसने वहाँ पर एक बिजली का मीटर कमर्शियल यूज़ का लगवा दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पूरी बिल्डिंग है ऊपर से नीचे तक वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो बेसमेंट है या फिर जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें जो गोडाउन है उसका जो यूज़ है अब वो कमर्शियल में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है। तो उस गोडाउन के लिए अब जो यहाँ पर ये जो किराएदार है इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड ये जो लैंडलॉर्ड है ये जीएसटी के अंदर अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है यानी कि जो किराएदार है जो इस जगह का कमर्शियल यूज़ कर रहा है, इसके लिए रेंट पे कर रहा है, एक रेंट एग्रीमेंट बना है, ये रेंट पे कर रहा है। अब उस रेंट के ऊपर इसको 18% जीएसटी भी अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है वो तो रजिस्टर्ड है नहीं, तो इनको ही रिवर्स चार्ज के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। यही मेन अमेंडमेंट है दोस्तों, यही नया कानून है जीएसटी के अंदर कि जो पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे करता है और वहाँ पर उस प्रॉपर्टी का यूज़ जो है वो कमर्शियल यूज़ है और जो पे करने वाला पर्सन है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है,
तो उस केस में जो रेंट पे कर रहा है वो रेंट पे करेगा, प्लस में 18,000 फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का रेंट है तो उसके ऊपर 18,000 रुपये वो कैश में RCM भी जमा कराएगा, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा। अब यहाँ पर सामने वाला, फॉर एग्जांपल तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि जो सामने वाला जो मकान मालिक है वो भी GST के अंदर रजिस्टर्ड है और वो इस किराएदार को जो कि GST के अंदर रजिस्टर्ड है इसको वो 1,18,000 का बिल देता है, जिसमें 1 लाख रेंट है और 18,000 रुपये GST ये मकान मालिक फॉरवर्ड चार्ज पे इनवॉइस बना कर देता है। तो उस केस में क्या किराएदार को रिवर्स चार्ज पे बिल काटना है, रिवर्स चार्ज में कैश में टैक्स पे करना है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर किराएदार के ऊपर से लायबिलिटी जो है हट जाती है। ये लायबिलिटी एक ही केस में राइज होगी कि कमर्शियल यूज़ तो होना ही होना कंपलसरी है, उसके साथ साथ जो किराएदार है वो रजिस्टर्ड अगर है GST के अंदर और सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में फिर जो किराएदार है वही अपना रिवर्स चार्ज में पे कराएगा। एक एग्जांपल ये भी समझ लीजिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए वो प्रॉपर्टी कमर्शियल है और जो GST रजिस्टर्ड पर्सन है वो उसको रेसिडेंशियल के लिए यूज़ कर रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी अभी नहीं है, लेकिन जो यूज़ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि अगर वो सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए यूज़ कर रहा है तो उस केस में रिवर्स चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। कमर्शियल यूज़ अगर है, बिजनेस के लिए अगर यूज़ किया जा रहा है तो रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे यहाँ पर करना पड़ेगा किराएदार को, जो भी वहाँ पर अपना बिजनेस यूज़ दिखा रहा है, बिजनेस का रेंट पे कर रहा है, ऑफिस का रेंट पे कर रहा है। ठीक है जी, तो ये है मेन अमेंडमेंट जो कि GST काउंसिल ने यहाँ पर लाई, लेकिन इससे जो दिक्कतें आने वाली हैं वो आप देख लीजिए दोस्तों। फॉर एग्जांपल जैसे छोटे व्यापारी होते हैं वो दुकान ले लेते हैं एक 5-10 हज़ार के अंदर, अब वहाँ पर उनको GST नहीं पे करना पड़ रहा था इन चीज़ों में बिना बात का। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का कोई अगर GST रेंट पे करता था तो अब उसको 1,800 रुपये GST भी पे करना पड़ेगा, जबकि जो रिसीवर है उसके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं आया है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर सारा का सारा बर्डन जो है सप्लायर ऑफ सर्विस के ऊपर डाल दिया है। दिक्कत यहाँ पर यही है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको काफ़ी दिक्कत आने वाली है यहाँ पर, जिनकी आउटपुट लायबिलिटी हर मंथ नहीं होती है, कभी कभी होती है, लेकिन रेंट जो है वो हर महीने जाएगा एंड हर महीने उनको अब अपनी जेब से रेंट के अलावा 18% और पे करना है, यानी कि उनकी टोटल कॉस्ट रेंट की सीधी सीधी 18% से बढ़ गई है, जो कि उनको दिक्कत फेस करने को मिलेगी। वहीं पर जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उनका GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ सर्विसेज उनकी जो है टैक्सेबल होती हैं और बाकी जो नॉर्मल सर्विसेज उनकी होती हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, अब जो आउटपुट लायबिलिटी है वो तो पूरी ओवरऑल 100% अगर सर्विसेज की बात करें तो 100% में से 5% टैक्सेबल होती हैं, लेकिन जो रेंट होता है बिल्डिंग का वो 100% के लिए पे किया जाता है। अब उस केस में अगर देखा जाए तो इनपुट तो पूरा 100% के ऊपर पे आएगा, यानी कि RCM लायबिलिटी जो बनेगी वो तो पूरे के पूरे रेंट के ऊपर बनेगी, और टैक्सेबल आउटपुट जो है हमारा वो ओवरऑल सर्विसेज का 5% या 10% है। तो वहाँ पर एक इनपुट जो है वो इकट्ठा होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के पास में। तो आई होप गवर्नमेंट जो है आने वाले समय में इससे रिलेटेड कुछ एग्जेम्पशंस लेके आएगी, कुछ क्लैरिटी लेके आएगी, जिससे कि टैक्स पेयर को दिक्कत ना फेस करनी पड़े। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, अगली वीडियो में, जिससे कि हम और GST टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।